अच्छा लगा, आप लोग बेहतर हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे बातचीत की और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारा मुरादाबाद से एक लिंक रोड आता है जो सीधे उत्तराखंड और नैनीताल को जोड़ता है। तो रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड कहा जाता है। विकासशील सरकार होनी चाहिए, कोई भी ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए कि जो बस एक पक्ष के बारे में सोचे। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जन सरकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ध्यान कैसे दिया जाए। तो आज इसी कड़ी में हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं वह शख्स पेशे से डॉक्टर है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता जो अपनी जानों पे जोखिम को लेते हुए वो सभी काम करते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप बताइए कि जैसे अभी कोरोना काल जो ख़त्म हुई है और फिर नए वेरिएंट आ रहे हैं, 3-4 केसेस लगातार मुरादाबाद में भी आ गई है, तो इसके लेकर आप डॉक्टर लोगों की क्या रणनीति है जिससे लोगों को बचाया जा सके? अभी कल भी कोरोना के 2 पॉजिटिव पेशेंट मिले और इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी कई पेशेंट मिले। तो इसमें जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको हमको इस्तेमाल करना चाहिए और जो चुनावी माहौल है इस टाइम उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ से हमको बचना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना ही चाहिए। लोगों से दूरी उचित बना के चले, हैंड वॉश वगैरह करते रहें। ये सारी चीज़ें जो भी सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए हमें। जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से आप कितने लोगों की हेल्प करने में सक्षम हो पाएंगे आने वाले दिनों में? मैं अब इसके बारे में बताऊं तो गलती होगा, आप लोगों से राय मशवरा करिएगा और मैं हमेशा अपने तरफ से तैयार रहता हूं लोगों के लिए, हमेशा 24 घंटे ही। कल भी कुछ लोग आए थे, खैर ये अलग बात है, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, आप लोगों से चर्चा करिएगा तो बेहतर रहेगा। जी। जैसे कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले देश में कोरोना आई थी और उस समय पूरा देश लॉकडाउन था, अस्पताल की व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थे, बेड की कमी आ रही थी। आप डॉक्टर हैं, आप उस समय की स्थिति को समझ सकते हैं। तो अभी क्या रणनीति रहेगी जिससे अस्पताल और ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर सके? पिछली बार तो खैर ऑक्सीजन की दिक्कत रही, मगर फिर थोड़ा सा समय लगा। सरकार ने उसको, केंद्र सरकार या चाहे राज्य सरकार हो, उसको मैनेज किया उसको और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ, काफ़ी जानो माल का लोगों का नुकसान भी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया और इस टाइम जगह जगह जो छोटे छोटे हॉस्पिटल, सीएचसी या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं और सरकार जिस चीज़ पे जोर दे रही है वैक्सीनेशन को लेके, सब वैक्सीनेशन लगवा ही रहे हैं। तो इस बार थोड़ा सा बेहतर रहेगा और ऑक्सीजन की सुविधा भी इस बार सरकार के पास ठीक ठाक है। जी। जैसे कि आपने वैक्सीनेशन की बात कही, तो वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं। कुछ राजनेता कहते हैं कि ये गलत है, कुछ कहते हैं सही है। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते कितना फ़ायदा पहुंचेगा इस वैक्सीन से? वैक्सीनेशन से तो बहुत ही फ़ायदे हैं, सारे फ़ायदे। मैंने 2 वैक्सीन लगवा चुका और पिछली बार जो कोरोना पीरियड था उसमें मैं कोरोना पेशेंटों के साथ खुद बैठा और अभी भी कितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो कल मिले, मैं उनके घर भी मिलने गया था। और ये मुझको लगता है कि वैक्सीन लगवाने से ही मुझको फ़ायदा है कि अभी तक मुझको कुछ हुआ नहीं। यह अल्लाह की कुदरत है, बेहतर है कि अभी तक मैं स्वस्थ हूँ। जी। जैसे कि अभी कोरोना जो आई थी उस समय की पूरी जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें अपने आप को दम तोड़ दी थी। एक डॉक्टर थे जो चारों तरफ से जा कर के लोगों की मदद कर रहे थे। तो इसमें सरकार का कितना सहयोग आप लोग को मिल पाता है? सरकार के सहयोग की क्या है, सरकार तो ऑक्सीजन वगैरह जो उपलब्ध कराई देती है और हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। जी। सुरक्षा के मामले में करें डॉक्टर को, जैसे देश में भी अभी देख रहे हैं कि डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, तो उनको कैसे पूरा किया जा सके जिससे डॉक्टर को भी हो जाए और देश में जो अस्पताल और बेड्स की कमी है वहाँ भी पूरी हो सके? अब तो उसके बारे में सरकार सोच रही है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। एक आप सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप यहाँ के हालात पर थोड़ी चर्चा करेंगे, खास करके इस विधानसभा के हालात पे? विधानसभा के हालात पे क्या चर्चा करूं, ये हमारा मुरादाबाद से एक लिंक रोड आता है जो सीधे उत्तराखंड और नैनीताल को जोड़ता है। तो रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड कहा जाता है। तो कितना विकास हुआ है यहाँ के विधायक, या फिर आगे एक और विधानसभा पड़ती है वहाँ भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे हैं, मगर किसी ने इस बातों को तवज्जो नहीं दिया कि ये लिंक रोड है, यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। तो इस बारे में हम विकास की क्या बात करें, विकास सबके सामने, शायद आप भी इसी रोड से आए होंगे।
तो गड्ढे में रोड आपको दिख ही गया होगा। अच्छा, एक बात आपसे कहेंगे कि आप एक युवा हैं और युवाओं की सोच काफ़ी ज़्यादा होती है, युवा में जोश होते हैं, ताकत होती है, वो सब चीज़ करने पे तात्मालू होते हैं। लेकिन अभी आपको लेकर, राजनीति को लेकर आपका क्या नज़रिया है? राजनीति को लेकर नज़रिया यही मैं कहूँगा आपसे कि विकासशील सरकार होनी चाहिए। कोई भी ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए कि जो बस एक पक्ष के बारे में सोचे। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हमारे अखिलेश भैया, उन्होंने एक समुदाय का तो बाउंड्री करवा दिया, दूसरे समुदाय को छोड़ दिया, यानी उन्होंने लोगों में, आपसी लोगों में दूरियां पैदा कर दी। तो अभी वर्तमान जो सरकार अभी चल रही थी, मुझको नहीं लगता कि वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसा काम किया हो। वर्तमान सरकार ठीक ठाक चल रही थी और उस सबसे बड़ी बात थी कि इस सरकार में न कोई दंगे फसाद अभी कहीं सुनने को मिले हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो समस्याएं थी, जिस चीज़ों पे मैं बचपन से सुनते आ रहा था, वो सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। मतलब आप मुद्दों का समाधान हुआ। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार सबसे बेहतर सरकार है अभी? मेरे नज़र में तो है। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा स्टेटमेंट कहते हैं कि हमने हवाई चप्पल वाले को एरोप्लेन में बैठा दिया। तो क्या एरोप्लेन में बैठाने से लोगों को रोज़गार मिल जाएगी? रोज़गार के लिए तो लोग आम धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, तो इस पर क्या कहेंगे आप? किसने कहा कि रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिला। 4.5 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया और पिछली सरकार के मुकाबले आप देख लीजिए। और इस सरकार ने, किसी सरकार ने किसी को घर तो नहीं दिया, इस सरकार ने घर दिया। इस सरकार ने लोगों को शौचालय दिया। इस सरकार ने 4 हाईवे दे दिए, कई एयरपोर्ट दे दिए। अब कितना अनुमान चाहते हैं? सरकार घर पे आके तो किसी को खिलाएगी नहीं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे काफ़ी साल भर मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, जब एग्जामिनेशन की समय होती है उस समय पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो खैर सरकार की जिम्मेदारी आती है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी हुए थे, तो उस पर सरकार ने रोक भी लगा दिया, दोबारा से वो एग्ज़ाम होंगे। तो इसकी जांच चल रही है, वो बेहतर समझें। जी। अगर यहाँ के हालात पे चर्चा करें शिक्षा के स्तर में, तो यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, ख़ास करके इंटर कॉलेजों में? कभी उस तरफ मेरा जाना नहीं हुआ और यहाँ तो चूँकि कोचिंग का माहौल है, यहाँ के लड़के शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं और देश के हर कोने कोने में नज़र आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादा उधर इंटर कॉलेज की तरफ जाता नहीं हूँ, मगर यहाँ का माहौल बेहतर है, लड़के तरक्की भी कर रहे हैं और सब ठीक चल रहा है। चूँकि आप एक मुस्लिम हैं तो आपसे हम एक सवाल करेंगे कि ख़ास करके मुसलमानों में, हम भी मुस्लिम हैं, इसमें कोई नहीं है, ख़ास करके मुसलमानों में देखा जाता है कि मुसलमानों की जो महिलाएं होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो शिक्षा के मामले में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी होती है। तो इसको लेकर आपकी ऐसी कोई रणनीति है जिससे शिक्षा में बढ़ावा वहाँ मिल सके? मैं इस मामले में आपको कहूँगा, हमारे नबी, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो पहली बीवी थी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो अपने टाइम की सबसे बेहतर बिजनेसमैन हुआ करती थी। उसके बाद मुसलमानों की बात करें तो दोबारा रजिया सुल्तान को देख लीजिए, उन्होंने कितना बड़ा राज किया। तो ये हमारे कौम के रहबरों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटियों को, अपने नबियों को भी देख के अगर आगे पढ़ने के लिए भेजते तो ये बेहतर होता। जी। एक अंत में मेरा सवाल है आईपा के लिए, जिसके तहत हम आपसे बात कर रहे हैं। आईपा एक मंच है जो ख़ास करके आप जैसे डॉक्टर लोगों के, यानी जो जिस क्षेत्र में महारत हासिल की है, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों के विचारों को अपने जनता के पास ले जाती है। तो आप क्या कहेंगे आईपा के लिए? अच्छा लगा, आप लोग बेहतर है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे बातचीत की, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा आते रहें, मुझसे मिलते रहें, कम से कम हमारे यहाँ बैठ के एक चाय पीते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू। तो ये है डॉक्टर आफ्ताब जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है साथ में। इन्होंने कैसे यहाँ के हालात पर, ख़ास करके राजनीति, सामाजिक और रोज़गार को लेकर भी उन मुद्दों पे बताया कि सरकार का रुख किस ओर है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।